हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर मेटलर्जी में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने देखा था कि कौन कौन से मेथड हैं या आपके प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकते हैं आपके किस में, मेटल में। उसमें सबसे पहले हमने देखा था रिडक्शन बाय कॉपर, ठीक है, जो कि बहुत सारे मेटल्स के लिए हम काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर जो आपका कार्बन जो होता है, रिडक्शन बाय कार्बन, कार्बन जो होता है आपका एक चीप सोर्स होता है, इजी अवेलेबल होता है, ठीक है, सस्ता होता है, इसलिए हम इसे काम में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने आयरन की मेटलर्जी में भी जिसको काम में लेते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमने देखा था कि कुछ मेटल्स ऐसे भी होती है जिनके लिए हम कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में नहीं ले सकते, ठीक है, जैसे Cr2O3, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो एक कार्बाइड फॉर्म करता है जो कि हार्ड होता है, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे हम दोबारा मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेटल है और कार्बन है दोनों वेस्टेज हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम एल्यूमिनियम को काम में लेते हैं, ठीक है। और जब हम एल्यूमिनियम को काम में लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम थर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर अगर एल्यूमिनियम की जगह अगर हम मैग्नीशियम काम में लें, जो हम स्पेशल केस के लिए काम में लेते हैं, दैट इज़ टाइटेनियम क्लोराइड के केस में, ठीक है, हम मैग्नीशियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोल्स प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो मेथड था आपका, दैट इज सेल्फ रिडक्शन मेथड, ठीक है, जिसमें हम बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट काम में नहीं लेते हैं। जो रिएक्शन होती है उसी में से एक प्रोडक्ट आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। जिंक आपके कॉपर हो गया, लेड हो गया, Hg हो गया, ऐसे मेटल्स के लिए हम इस टाइप के जो मेथड होते हैं उनको काम में लेते हैं, ठीक है। और फोर्थ आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड था, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आपके इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं जो भी आपकी मोल्टन मेटल होती है उसका, ठीक है। जैसे NaCl हो तो कैथोड पे आपको सोडियम मिल जाएगा और एनोड पे आपके Cl2 गैस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के रिडक्शन के मेथड थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वहीं से आगे, और आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ स्टेप, ठीक है। यहाँ से जो हमें मेटल मिलती है वो आपकी प्योर फॉर्म में नहीं रहती, उसमें अभी भी बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट रहती है। तो उन इम्प्यूरिटीज़ को दूर करने के लिए हम लास्ट फिफ्थ प्रोसेस पढ़ते हैं, दैट इज़ रिफाइनिंग, या फिर आप इसे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप है अपना, दैट इज़ रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। इसमें भी हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिफ्थ स्टेप है दैट इज प्यूरिफिकेशन या फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट जो हम मेथड पढ़ते हैं दैट इज लिक्वेशन। क्या पढ़ते हैं हम? लिक्वेशन। लिक्वेशन क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी मेटल होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है उस मेटल को हम यहाँ पे काम में लेते हैं। इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं यहाँ पे, इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे हम रखते हैं अपना मेटल का जो ब्लॉक है उसको, ठीक है। ये आपका मेटल ब्लॉक है जिसमें आपकी मेटल प्लस इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब इसको हीट किया जाता है तो आपकी जो मेटल होती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका कम, और इसमें जो इम्प्यूरिटीज होती है वो होती है नेचर में रिफ्रैक्टरी, मतलब उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? आपका हाई होता है। तो इस टाइप के मेथड को हम काम में लेते हैं। जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा? मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो यहाँ से जो मेटल है वो आपके पिघलती हुई कहाँ पे आएगी? नीचे की तरफ। वो पहले पिघल जाएगी, ठीक है, पहले मेल्ट हो जाएगी।
और इस मेटल को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका मेथड होता है, ये आपकी मोल्टन मेटल। यहाँ पे आपकी मेटल इकट्ठी हो जाती है, दैट इज प्योर। जो आपकी इम्प्योरिटीज है वो यहीं पे रह जाती है। तो इस मेथड को हम किसके लिए काम में लेते हैं, उन मेटल्स के लिए जिनका आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। जैसे आप SN ले लीजिए, टिन हो गया, लेड हो गया, तो ऐसे मेटल्स के लिए हम इनको काम में लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ हम लिख भी सकते हैं, ठीक है, कि दी metals which have low melting point are used here। ठीक है, और आपकी जो इम्प्योरिटीज होती है वो होती है नेचर में रिफ्रैक्टरी, मतलब उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, आपका हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए टिन हो गया, लेड हो गया, इन मेटल्स को हम यहाँ पे काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए ये तो है अपना फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मेथड के बारे में, दैट इज डिस्टिलेशन। जो सेकंड आपका मेथड है दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आप सभी को पता होगा क्या होता है, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ होता है कि डिस्टिलेशन हम कब काम में लेते हैं, जब आपके दो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो डिफरेंट होता है, तो अगर हमें उनको सेपरेट करना हो तब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को काम में लेते हैं। सेम उसी तरीके से जब आपके मेटल और इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है तब हम उन्हें सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस को काम में लेते हैं। ठीक है, द मेथड इज यूज्ड to separate the metals from impurities which have low boiling point, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जैसे आप ले लीजिए इसमें जिंक, कैडमियम, Hg, ये जो मेटल्स होती है इनको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड को काम में लेते हैं। इसमें सिंपल सा मेथड होता है, ये आपका एक चेम्बर होता है, ठीक है, या फिर एक कंटेनर ले लीजिए जहाँ पे हम आपका मेटल्स को लेते हैं। ठीक है, मेटल होती है, इसको हम हीट करते हैं तो ये आपकी मेटल जो होती है ये आपकी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं, इसको जब हीट किया जाता है तो ये मेटल है आपकी, जिसमें आपकी मेटल प्लस इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, मेटल प्लस इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो जैसे हम इसको हीट करेंगे, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपके लो है, तो यहाँ से मेटल की क्या होगी, वेपर्स फॉर्म होगी, जिनको हम क्या करेंगे, अलग फॉर्म में अलग पेसेज के जरिए अलग निकालेंगे और एक अलग कंटेनर में उसको हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। और इस कंटेनर में जो आपकी मेटल इकट्ठा होगी वो होगी आपकी प्योर मेटल। क्या होगी, आपकी प्योर मेटल, जिसे हम बोलते हैं डिस्टिलेट। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट। और यहाँ जो इम्प्योरिटीज बच जाएगी उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। ठीक है, यहाँ से आपकी वेपर से वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, और यहाँ से होते हुए यहाँ पे आके इकट्ठा होती जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड होता है, जैसे लिक्विड को करते हैं हम अलग सेपरेट, वही मेथड है सेम मेटल के लिए भी। ठीक है, चलिए इनको आप नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं अपने तीसरे थर्ड टाइप ऑफ मेथड के बारे में। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड मेथड, दैट इज पोलिंग। ठीक है, वो भी रिफाइनिंग का एक और मेथड होता है। थर्ड मेथड है आपका जिसे हम बोलते हैं पोलिंग। थर्ड मेथड है आपका पोलिंग। पोलिंग जो मेथड है हम काम में लेते हैं फॉर द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की रिफाइनिंग के लिए हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है,
ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की रिफाइनिंग के लिए हम इसे काम में लेते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, आप सिंपली जो ग्रीन वुड होती है, फ्रेश जो ग्रीन वुड होती है, उसको आप पीसेस में काट देते हो और उसको उस मोल्टन मेटल के कंटेनर में डाल देते हो। ठीक है, उससे क्या होता है, जो आपकी लकड़ी होती है ग्रीन वुड, उसमें जो आपकी फ्रेश होती है एकदम, ठीक है, उसमें से हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। वो हाइड्रोकार्बन्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं उस मोल्टन मेटल के लिए, आपके जैसे कॉपर के लिए। तो उसमें से वो क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे और कॉपर ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉपर में। ठीक है, मेथड होता है ये, इजी सा मेथड है, इसमें कोई टिपिकल वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं फ्रेशली कट ग्रीन वुड पोल्स, मतलब लकड़ी के बड़े बड़े जो होते हैं ना लट्ठे आपके, पोल्स बड़े बड़े, उनको हम एक साथ डालते हैं। ठीक है ना, फ्रेशली कट ग्रीन वुड पोल्स आर मिक्सड विथ the container in which molten metal is present। ठीक है, जिसमें आपकी मोल्टन मेटल क्या हो, प्रेजेंट हो। तो ग्रीन वुड में जो आपके हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स which are present in wood act as a reducing agent। वो किसकी तरह वर्क करते हैं, आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन कराओगे, किसके साथ रिएक्शन होगी, हाइड्रोकार्बन की कॉपर के ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो आपको कॉपर मिल जाएगा और साथ में कुछ ना कुछ आपकी प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म होगी। जैसे अगर हम मीथेन गैस को लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में, तो Cu2O से आपकी रिएक्शन करके आपको Cu प्लस साथ में H2O प्लस CO2 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है ना, ट्वाइस H2 ट्वाइस कार्बन हो गया, Cu2 हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 ले लीजिए आप। ठीक है, कॉपर हो गया आपका 8। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल सा मेथड होता है पोलिंग के लिए, जिसे हम किसके लिए काम में लेते हैं, कॉपर के लिए, कॉपर की रिफाइनिंग के लिए। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम फोर्थ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप के बारे में, या आपका फोर्थ जो मेथड होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सब सिंपल से आपके छोटे छोटे से मेथड हैं, 5-5 मिनट के, इनमें कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। ठीक है ना, फोर्थ प्रोसेस है दैट इज, जिसे हम बोलते हैं आपका पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन रिफाइनिंग। ठीक है, पायरो का मतलब क्या होता है, हीट, पायरो मतलब होता है हीट। इसमें हम क्या करते हैं, हीट के जरिए ऑक्सीडेशन करते हैं, किसका, इम्प्योरिटीज का। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एन एयर ब्लास्ट एंड हॉट एयर इज ब्लास्ट, या फिर हॉट एयर इज ब्लास्ट थ्रू the metal and the impurities are oxidized
थ्रू इट। ठीक है, ये आपके दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका क्यूपिलेशन और सेकंड होता है आपका बेसेमराइजेशन। बेसेमराइजेशन मतलब ये जो इनका शेप होता है ना, उसके बेसिस पे इनको नाम दिया हुआ गया है। जैसे क्यूपिलेशन होता है आपका इस शेप का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, जो आपकी मेटल रहेगी वो लिक्विड फॉर्म में इस तरफ रहेगी। ठीक है, और यहाँ से आपके हॉट एयर को हम फ्लो करेंगे। ठीक है, आपकी हॉट एयर फ्लो होगी इसके सरफेस के ऊपर से, तो होगा क्या, जैसे इसके सरफेस के कांटेक्ट में आएगी हॉट एयर, यहाँ जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी वो रिएक्शन करेगी। ठीक है, हॉट एयर के साथ और ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ठीक है, बेसेमराइजेशन को हम काम में लेते हैं कॉपर के लिए। इट इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है ना, सिंपल से आपके दो ही मेथड होते हैं इसमें, क्यूपिलेशन और बेसेमराइजेशन। शेप के हिसाब से इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट या अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज जो होती है वो रिमूव हो जाती है। जैसे मान लो लेड की इम्प्योरिटीज हो पीबी, तो ये O2 से रिएक्शन करके PbO फॉर्म कर लेगा। ठीक है, इस तरह से होता है, सिंपल सा मेथड होता है पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन रिफाइनिंग। पायरो मतलब हीट, हीट के जरिए आप इम्प्योरिटीज को क्या करते हो, ऑक्सीडाइज करते हो। ठीक है, चलिए इससे आप नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं अपने फिफ्थ मेथड के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ मेथड के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। Fifth process, that is electrolytic refining process। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के बारे में, तो होता क्या है, सिंपल सा मेथड होता है इसमें। हम क्या इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, कंटेनर लेते हैं आपका। ठीक है, आपके इसमें दो इलेक्ट्रोड फिल करते हैं। ठीक है, एक रहेगा आपका एनोड। ठीक है, जिसकी थिकनेस रहती है कम। ठीक है, एक रहता है आपका, एक तो रहता है कैथोड जिसकी थिकनेस कम होती है। ठीक है, ये आपका कैथोड रहता है, जिसकी थिकनेस क्या होती है, कम होती है। कैथोड विथ लो थिकनेस। ठीक है, ये होता है आपका एनोड विथ मोर थिकनेस, और वी कैन से विथ हाई थिकनेस। ठीक है, इनको हम बैटरी से अटैच कर ही देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम फिलअप करते हैं आपका सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या फिल करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये जो होता है आपका, ये उस मेटल का सोल्ट होता है जिसका हमें रिफाइनिंग करनी है। ठीक है, तो जिस मेटल की हमें रिफाइनिंग करनी है उस मेटल का सोल्ट हम कहाँ काम में लेते हैं, एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये आपका रहता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या काम में लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ salt of that metal whose refining is carried out, जिसकी हमें रिफाइनिंग करनी है उसका सोल्ट हमें काम में लेते हैं। ये जो मेथड हम काम में लेते हैं जनरली आपके लिए कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम, जिंक, इन टाइप की मेटल्स के लिए हम काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको कॉपर की क्या करनी है, रिफाइनिंग करनी है, तो यहाँ पे आप
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लोगे, किसका, कॉपर सल्फेट का, तो Cu2+ की फॉर्म में रहेगा, SO4 आपके 2- के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो होगा कि आपके कॉपर से इलेक्ट्रॉन, कॉपर सल्फेट का हम सॉल्यूशन लेते हैं CuSO4, ठीक है। ये आपके एनोड है, ये आपके कैथोड है, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होती है देखिए, एक तो होगी कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। तो जब आपके कैथोड पर रिएक्शन होता है, अगर हम बात करें कैथोड पर, ये भी आपका कॉपर ही रहेगा, पर ये क्या है आपका इम्प्योर रहेगा, इम्प्योर कॉपर, ठीक है। जबकि ये रहेगा आपके लिए प्योर कॉपर, ठीक है। तो होगा क्या देखिए, कैथोड पर होता है आपका रिडक्शन, ठीक है। सॉल्यूशन से आपके Cu2+ आयन जो है, Cu2+ आयन वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और कॉपर की फॉर्म में कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पे Cu2+ प्रेजेंट रहेंगे। ये Cu2+ आपके कैथोड पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर हम एनोड की बात करें, अब देखिए सॉल्यूशन से Cu2+ निकल रहे हैं, इसका मतलब Cu2+ की डेफिशिएंसी हो रही है सॉल्यूशन में। तो ये कमी कहाँ से पूरी होगी, यहाँ से, एनोड से, क्योंकि एनोड भी आपका कॉपर का है। तो एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, कॉपर का यहाँ क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा, Cu2+ फॉर्म में आपके 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो यहाँ से आपके कॉपर Cu2+ आयन यहाँ आएंगे और यहाँ से आपके यहाँ जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे जैसे टाइम आपका कंज्यूम होता रहेगा, ये जो एनोड है इसकी जो थिकनेस है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि एनोड से Cu2+ आयन्स आपके सॉल्यूशन में आते जाएंगे और सॉल्यूशन से Cu2+ आपके कैथोड पे आते जाएंगे। मतलब इसकी जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और एनोड की थिकनेस धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। लास्ट में आपके यहाँ पे कुछ इम्प्यूरिटीज बच जाती है जो आपके रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं आपका एनोड मड। क्या बोलते हैं हम इन्हें, एनोड मड। इनमें आपके प्रीशियस मेटल्स होती है जैसे प्लेटिनम, दिस टाइप ऑफ मेटल्स के लिए हम क्या, ये होती है आपकी एनोड मड, ठीक है। प्रीशियस मेटल्स होती है, ठीक है, जो आपके एनोड के बॉटम पे इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं आपकी एनोड मड, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। कॉपर जो आपका एनोड से निकल के सॉल्यूशन में आता है और सॉल्यूशन से आपका Cu2+ आयन आपके कैथोड पे जाके कलेक्ट होता रहता है, ठीक है। ये बड़ी हो जाएगी थोड़ी देर बाद, ये आपकी स्मॉल हो जाएगी, इसको बाद में हम फिर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड होता है, इससे आप हाई प्योरिटी की क्या कर सकते हो, कॉपर को ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। आप लिख भी सकते हो, फ्रॉम दिस प्रोसेस we obtain metal of very high purity, अराउंड ये होती है आपकी 99.95%, ठीक है। आपको पता ही है कॉपर का यूज हम कहाँ करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको हाई प्योरिटी वाली मेटल काम में लेनी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम, क्योंकि हाई क्वालिटी चाहिए प्योरिटी में, इसलिए हम इस वाले मेथड को काम में लेते हैं कॉपर के प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने 6 मेथड के बारे में, दैट इज जोन रिफाइनिंग मेथड। इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपके 6 मेथड के बारे में, दैट इज जोन रिफाइनिंग मेथड। 6 मेथड क्या है आपका, जोन रिफाइनिंग मेथड। जोन रिफाइनिंग मेथड, जोन रिफाइनिंग मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें तो आपकी जो सेमीकंडक्टर मेटल्स होती है, ठीक है, जो मेटल होती हैं उनको हम प्यूरिफाई करने के लिए या ऑब्टेन करने के लिए हम इस मेथड को काम में लेते हैं, ठीक है। फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ
सेमीकंडक्टर मेटल्स, सेमीकंडक्टर मेटल्स लाइक आप ले लीजिए बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम ले लीजिए आप, ठीक है। इनके लिए हम क्या काम में लेते हैं, या फिर आपकी इंडियम हो गई, जो आपके मेटलॉइड्स हैं कुल मिला के जो सेमीकंडक्टर बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। उनके प्यूरिफिकेशन के हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है इस मेथड का प्रिंसिपल ये होता है कि जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती है वो लिक्विड स्टेट में मोर सोल्यूबल होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट, ठीक है। उसे हम अभी देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है, द इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल in liquid state as compared to solid state, ठीक है। जो आपकी इम्प्यूरिटीज होती है वो लिक्विड स्टेट में ज़्यादा सोल्यूबल होती है। जैसे मान लो ये आपके पास ब्लॉक है, ठीक है। इसमें हाफ पोर्शन मान लो आपका ये सॉलिड पोर्शन है, कौन सा है, सॉलिड, ठीक है। और ये है आपका लिक्विड वाला पोर्शन है। तो इम्प्यूरिटीज जो होगी आपकी वो आपकी इस वाले पोर्शन में, लिक्विड वाले पोर्शन में क्या होगी, ज़्यादा सोल्यूबल होगी। इसी बेस के मतलब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस मेथड को ऑब्टेन किया गया है, ठीक है। तो इस मेथड में हम क्या काम में लेते हैं, इसमें हम एक रोड लेते हैं जिसका अपने को प्यूरिफिकेशन करना है जिस मेटल के लिए, ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी इम्प्योर मेटल की रोड है, ठीक है, जिसे अपने को प्यूरिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मूवेबल हीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, एक मूवेबल हीटर। ये होता है आपका मूवेबल हीटर, ये आपका मूवेबल हीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके अगर ये मूवेबल हीटर है, ठीक है, हीटर मतलब जो हीट करेगा, तो यहाँ पे ये जो आपका सॉलिड है इस वाला जो पोर्शन के अंदर रहेगा आपका, ये वाला जो पोर्शन रहेगा जो इस आपकी हीटिंग कोयल के अंदर रहेगा, वो पोर्शन आपके किस फेज में रहेगा, लिक्विड फेज में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सॉलिड रहेगी और यहाँ पे भी आपके सॉलिडी फॉर्म में रहेगी मेटल, ठीक है। ये पूरी इनप्योर होती है। अब देखिए जैसे जैसे मूवेबल कोयल लेफ्ट से आपके राइट में जा रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये जो मेटल है आपकी जो इम्प्योर है आपकी, स्टार्टिंग में सॉलिड जो होती है वो होती है आपकी इम्प्योर, ठीक है। स्टार्टिंग में तो कंप्लीटली इम्प्योर ही होती है, यहाँ पे इम्प्योर होगी वो, ठीक है, क्योंकि अभी इस फेज से आपकी हीटर कोयल पास नहीं हुई, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे आपकी हीटर कोयल पास होती जाएगी, ये जो पोर्शन रहेगा आपका ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है, हीटिंग की वजह से। और हीटिंग की वजह से जितनी भी इम्प्यूरिटीज है वो आपके लिक्विड स्टेट में क्या होती है, ज़्यादा सोल्यूबल होती है, ठीक है। तो वो आपकी लिक्विड फेज में यहाँ रहेगी। अब जैसे ही आपका ये हीटर नेक्स्ट आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, आगे के पोर्शन को भी धीरे धीरे लिक्विड करता रहेगा और जो पीछे का पोर्शन है वो आपका सॉलिड फॉर्म में दोबारा जमता रहेगा, ठीक है। पर जो इम्प्यूरिटीज होगी जो आपके लिक्विड में ज़्यादा सोल्यूबल है वो यहाँ से आगे शिफ्ट हो जाएगी, जबकि पीछे आपका जो सॉलिड बचेगा वो क्या होगा, आपका प्योर सॉलिड होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इम्प्यूरिटीज जो है आपकी हीटर के साथ आगे की तरफ शिफ्ट होती जा रही। क्यों, क्योंकि हीटर वाला जो फेज है, ये जो आपका जोन है हीटिंग वाला, ठीक है, यहाँ पे 3 जोन है, एक सॉलिड, ये आपका लिक्विड जोन है। कौन सा जोन है आपका, लिक्विड जोन, और ये दोबारा से आपका सॉलिड जोन, ठीक है। इसको 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जोन रिफाइनिंग मेथड, ठीक है। तो इम्प्यूरिटी जो है आपकी लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा सोल्यूबल है, तो आपके लिक्विड फॉर्म में इम्प्यूरिटीज रहेगी प्रेजेंट, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इम्प्यूरिटीज यहीं पे रहेगी, बाकी जो आपका सॉलिड है वो आपके पीछे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका वो तो सोल्यूबल है नहीं, ठीक है। जो आपका मेन ओर है, ठीक है, जो आपका मेटल है वो तो आपका इसमें सोल्यूबल नहीं है, इम्प्यूरिटीज है, तो इम्प्यूरिटीज में साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ तक आते आते फिर
क्या होगा, आपके एंड में जो हीटर कोयल है वो किसको रिमूव कर देगा, आपकी पूरी की पूरी इम्प्यूरिटीज को रिमूव कर देगा, और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, प्योर सॉलिड रहेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या हम बार बार रिपीट करते रहते हैं 2-4 बार, तो उससे क्या होगा, जितनी भी इम्प्यूरिटीज होगी वो सब रिमूव हो जाएगी, बाकी जो मेटल बचेगी वो आपकी सॉलिड फॉर्म में बचेगी। ठीक है, इतना सा सिंपल सा मेथड होता है इसका, जो आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, 3 जोन हो गए, सॉलिड जोन, लिक्विड जोन और आपका सॉलिड इम्प्यूरिटीज। ठीक है, तो हाई प्योरिटी वाली अगर आपको मेटल ऑब्टेन करनी है तो हम इस मेथड को काम में लेते हैं। ठीक है, आपकी अराउंड 99% जो इम्प्यूरिटीज वाली मतलब जो प्योरिटी वाली मेटल्स होती है उनकी रिफाइनिंग के लिए हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अपना लास्ट मेथड। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना लास्ट मेथड, दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग, 7th प्रोसेस है आपका ये, दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। देखिए नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे आपको वेपर फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेटल को। इसमें क्या होता है, आप कोई भी इम्प्योर मेटल लेते हो, ठीक है, उसको क्या करते हो, आप किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हो। किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाने पर इसकी जो प्योर मेटल होगी वही आपकी रिएक्शन करेगी आगे, जो इम्प्यूरिटीज होगी वो तो रिएक्शन करेगी नहीं। तो आपको जो प्योर मेटल रिएक्शन करेगी वो आपके वोलेटाइल कंपाउंड बनाएगी। कौन सा, वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल कंपाउंड ऑफ दैट मेटल। ठीक है, मतलब जिस मेटल का वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा, मतलब वेपर्स फॉर्म होगी, उसके लिए हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका कंपाउंड फॉर्म हुआ, इसको हम दोबारा हीट करते हैं। दोबारा हीट करने पर ये आपका डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होकर आपके एक तो प्योर मेटल फॉर्म होगी, ठीक है, साथ में आपकी जो अगर इम्प्योरिटीज बची है या कुछ गैसेस पार्टिकल है वो आपके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, मेनली आपको प्योर मेटल फॉर्म होगी। ये इसका सिंपल सा मेथड होता है। यहाँ हम 2 मेथड काम में लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होता है आपका, दैट इज मोन्स प्रोसेस। मोन्स प्रोसेस क्या होता है, मोन्स प्रोसेस, मोन्स प्रोसेस को हम काम में लेते हैं निकल की रिफाइनिंग के लिए। किसकी, निकल की रिफाइनिंग के लिए, यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल। निकल की रिफाइनिंग के लिए हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। जब आप निकल की रिएक्शन कराते हो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका रिएजेंट है, तो आपका एक कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट इज NiCO4, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, वोलेटाइल होता है। उसको जब हम दोबारा हीट करते हैं तो फिर से डिकम्पोज होता है और आपको निकल मिल जाता है प्योर फॉर्म में, क्योंकि आपका जो वोलेटाइल कंपाउंड बना है वो आपका प्योर मेटल का ही बना होगा। ठीक है, इम्प्यूरिटीज तो आपकी रिएक्शन करेगी नहीं किसी भी रिएजेंट के साथ। वो इस सेम प्रोसेस है इसका। ठीक है, यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल। ठीक है, हियर निकल इज रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड and form a compound NiCO4। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकल कंपाउंड फॉर्म करता है, एंड आफ्टर हीटिंग this volatile compound we obtain प्योर निकल। हमें प्योर निकल फॉर्म होता है। कैसे, देखिए, निकल की आप रिएक्शन कराते हो CO के साथ तो आपको NiCO4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो ये वेपर फेज में होता है। ठीक है, इसकी जब हम मतलब ये वोलेटाइल होता है, इसकी हम वेपर्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको जब हम दोबारा हीट करते हैं तो ये आपका डिकम्पोज होता है फिर से आपके निकल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, ये आपका इम्प्योर होता है। क्या होता है,
इम्प्योर निकल, जबकि ये आपका क्या हो जाता है, प्योर निकल होता है। क्यों? क्योंकि जो निकल होगा प्योर, वही आपकी CO के साथ रिएक्शन करेगा और कंपाउंड फॉर्म करेगा, इम्प्योरिटीज आपकी रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कंपाउंड फॉर्म हुआ, इसको दोबारा ऐड करने पे आपको प्योर निकल मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक आपका फर्स्ट स्टेप है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ अगर हम सेकंड मेथड देखें, दैट इज वैन आर्कल मेथड। ठीक है, इस मेथड को हम काम में लेते हैं। दिस इज मेथड इज यूज्ड फॉर आपका टाइटेनियम, जर्कोनियम ले लीजिए आप, हाफनियम, इनके लिए हम इनको काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे आप रिएक्शन करवा दीजिए जर्कोनियम की, यहाँ पे आप क्या करते हैं, जर्कोनियम की रिएक्शन करवाते हैं I2 के साथ। ठीक है, तो ये आपका एक वोलेटाइल कंपाउंड फॉर्म करता है, दैट इज ZrI4, ये आपका होता है वोलेटाइल। ठीक है, इस ZrI4 को जब हम दोबारा हीट करते हैं तो ये फिर से आपका डिकम्पोज होता है Zr+2I2 में, ये आपका फिर से प्योर फॉर्म में जिरकोनियम मिल जाता है, ये आपका इम्प्योर फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो दो मेथड है। यहाँ पे जो हम हीट करते हैं अराउंड 1400 केल्विन का टेम्परेचर रखते हैं, हाई टेम्परेचर रखते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क को हम यूज पे यहाँ काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वैन आर्कल मेथड। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम, इनके लिए हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, और रिएक्शन करवा दीजिए, जिरकोनियम ले लीजिए या हाफनियम ले लीजिए, टाइटेनियम ले लीजिए, I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, आपका कंपाउंड फॉर्म होगा जो कि वोलेटाइल होगा। ठीक है, उसको जब आप हीट करोगे इलेक्ट्रिक आर्क के जरिए तो आपके प्योर जिरकोनियम और साथ में आपके I2 लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके टोटल 7 टाइप के मेथड्स हैं। ठीक है, तो चलिए आप इन सबको आराम से नोट कीजिए। ठीक है, और टोटल आपके 7 टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक बार आप इनको नोट कीजिए। ओके, तो चलिए देखिए, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की किसके, रिफाइनिंग के जो मेथड्स होते हैं 7 टाइप के डिफरेंट, उन सब के बारे में हमने बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, 5 स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हो गया अपना, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड हो गया, फिर आपका रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड हो गया, और लास्ट में फाइनल आपका रिफाइनिंग हो गई। ठीक है, तो अपने जितने भी मेजर स्टेप्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से इंडिविजुअल मेटल लेंगे। ठीक है, और इंडिविजुअल मेटल के लिए हम मेटलर्जी को बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।